तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो हेड ऑफ अकाउंट के ब्रेकअप्स हैं, आई रिपीट, हेड ऑफ अकाउंट्स के जो ब्रेकअप होते हैं, जो पीछे नोट्स टू द अकाउंट के अंदर मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स। और वो लाइन आइटम्स हम उनको क्यों कहते हैं? हम उनको लाइन आइटम्स इसलिए कहते हैं बिकॉज वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आखिरी लाइन होती है। आई रिपीट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आखिरी लाइन होती है, मतलब उसका फर्दर ब्रेकअप आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं मिलेगा, फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाना पड़ेगा। तो अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट लेवल। हेड ऑफ अकाउंट लेवल के अंदर आपके आ गए अकाउंट बैलेंसेस, बैलेंस शीट, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर इन अकाउंट बैलेंसेस के और इन क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के जो फर्दर ब्रेकअप्स हैं, जो पीछे नोट्स टू द अकाउंट्स में आ रहे होते हैं, लंबी लिस्ट होती है, दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स, और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी वहां पर अप्लाई होगी। यानी आसानी के लिए आप याद रखें, जब भी बात किसी इंडिविजुअल आइटम की जाएगी तो आप परफॉर्मेंस मटीरियलिटी अप्लाई करेंगे, और जब भी बात किसी एग्रीगेट की जाएगी, किसी सम की जाएगी, किसी टोटल की जाएगी, वहां पे आप ओवरऑल मटीरियलिटी अप्लाई करेंगे। फिर स्टैंडर्ड बात करता है, और आपकी स्टडी टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है अगर आप देखें गौर से, कि एक और मटीरियलिटी लेवल है जिसको उसने कहा मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर, आई रिपीट, मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। अब ये क्या है? ये समझना जरा थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, और लेकिन आपको समझना है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनके अंदर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट औरों की निस्बत ज्यादा है। आई रिपीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी अकाउंट बैलेंसेस हैं, सबके अंदर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एक जैसा नहीं होगा। कुछ आइटम्स के अंदर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट औरों से ज्यादा होगा। तो अब उस एक आइटम की सजा क्या हम पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दें? मतलब अगर एक आइटम पे मैं ज्यादा काम करना चाहता हूं क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज्यादा है, तो क्या मैं ओवरऑल मटीरियलिटी को गिरा दूं? ऐसा कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं उस एक आइटम की खातिर ओवरऑल मटीरियलिटी को गिरा दूंगा तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, जो कि वेस्ट। तो अगर हम एक आइटम की खातिर ओवरऑल मटीरियलिटी को गिरा देंगे तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर मेरा काम बढ़ जाएगा, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि बाकी तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स के लिए आप एक ओवरऑल मटीरियलिटी रखें, और उन तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स के ब्रेकअप्स के लिए, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स के लिए, आप परफॉर्मेंस मटीरियलिटी अप्लाई करें। वो जो कुछ खास क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं या अकाउंट बैलेंसेस हैं, यानी जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं या अकाउंट बैलेंसेस हैं जिनके अंदर रिस्क नॉर्मल से ज्यादा है, उनके लिए आप एक अलग ओवरऑल मटीरियलिटी निकालें जो कि ओरिजिनल ओवरऑल मटीरियलिटी से कम होगी। आसानी के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, इट्स अ डेडिकेटेड मटीरियलिटी। So dedicated materiality is that overall materiality which is calculated only for particular class of transactions और account balances, जो कि overall से कम होगी क्योंकि उस आइटम के अंदर रिस्क ज्यादा है, जिस आइटम के लिए मैं ये अलग से डेडिकेटेड मटीरियलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं। और इस डेडिकेटेड मटीरियलिटी को स्टैंडर्ड ने नाम दिया मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट बैलेंसेस। और ये किस तरह कैलकुलेट होगी? दिस इज कैलकुलेटेड अगेन एज ओवरऑल मटीरियलिटी इनटू अ certain percentage, and that percentage will be a matter of auditor's professional judgment. लेकिन अब इस एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंसेस के ब्रेकअप्स के ऊपर, यानी उसके एफएसएलआई के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स के ऊपर, मैं क्या पुरानी वाली परफॉर्मेंस मटीरियलिटी अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। वो अब इसके लिए वैलिड नहीं रही। यानी इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए मुझे एक और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकालनी पड़ेगी जो कि पहली वाली परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से कम होगी। और इस परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, दिस PM2 is equal to dedicated materiality into a certain percentage, और वो परसेंटेज वही रहेगी between 60 to 80 depending on the risk of material misstatement in that particular area. So let's just recap. Materiality 4 टाइप्स की बताई है स्टैंडर्ड ने, जिसमें से 2 मैंडेटरी हैं, 2 ऑप्शनल है। मैंडेटरी कौन सी है? ओवरऑल मटीरियलिटी, जिसको स्टैंडर्ड कहता है मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, और उस ओवरऑल मटीरियलिटी से लिंक्ड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स पर अप्लाई होगी। फिर 2 मटीरियलिटीज आपके पास ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल मतलब अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम कैलकुलेट करेंगे, वरना ये नहीं होंगी। अगर कोई आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज्यादा रिस्की है तो उसके लिए आप एक डेडिकेटेड मटीरियलिटी कैलकुलेट करेंगे जो ओवरऑल से कम होगी। और इस डेडिकेटेड मटीरियलिटी को स्टैंडर्ड ने कहा मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस। और फिर इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंसेस के ब्रेकअप्स के लिए, इनकी यानी कि इनके लाइन आइटम्स के लिए हमने एक PM2 कैलकुलेट करी जो कि उस पर अप्लाई
की जाएगी। तो ये मटीरियलिटी की टाइप्स, मटीरियलिटी के रिस्क के साथ रिलेशनशिप, मटीरियलिटी किस चीजों पर डिपेंडेंट है, मैं मटीरियलिटी किस किस लेवल पे अप्लाई करूंगा, ये चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें अगर आपकी कंफ्यूजन होगी तो फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसकी वजह से खराब हो सकते हैं, बिकॉज मटीरियलिटी पर डायरेक्टली तो शायद कोई सवाल ना पूछा जाए, लेकिन हर एक क्वेश्चन के साथ ये चीज लिंक्ड होती है। बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, दिस इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, एंड दिस इज समथिंग which is a part of reporting as well. Thank you so much for listening to me. I wish you all a very good luck for your exam. I'll be coming soon with some more videos and clips. Thank you.